के सरफेस पर एक लाइट की बीम इंसिडेंट होती है तो क्या हो सकता है? जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर एक लाइट की बीम इंसिडेंट होती है तो लाइट का एक हिस्सा ऑब्जेक्ट द्वारा रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। लाइट का एक हिस्सा ट्रांसमिट किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट में से पास होकर दूसरी तरफ से निकल सकता है, और लाइट का एक हिस्सा ऑब्जेक्ट द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है। रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब या ट्रांसमिटेड लाइट की मात्रा उस पर निर्भर करती है कि ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है। अगर ऑब्जेक्ट ओपेक है तो वो एब्जॉर्ब करेगा या ज्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो ज्यादा लाइट ट्रांसमिट होगी। क्या आप इन दोनों के एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं? मिरर का सरफेस शाइनी और ओपेक होता है और ज्यादातर लाइट रेज इससे रिफ्लेक्ट होती हैं। दूसरी तरफ ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। ये ज्यादातर लाइट को ट्रांसमिट करता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? इसे हम यहाँ सरल शब्दों में डिफाइन करते हैं। ये केवल लाइट का बेंड होना है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक ट्रैवल करती है। जी हाँ, अगर ये इस एंगल पर इंसिडेंट होती है तो ये इसके थ्रू दूसरे एंगल से जाती है। ये अब एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, यहाँ कुछ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं। चलिए हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कि एक ग्लास स्लैब। मान लीजिए एयर से ट्रैवल करने वाली लाइट ग्लास की सरफेस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है। ऑब्लिकली से हमारा क्या मतलब है? इसका मतलब स्लांट या तिरछा होता है। इसका मतलब कि इंसिडेंट रे स्पेसिफाइड लाइन के ना ही पैरेलल है और ना ही राइट एंगल पर है। अब ये लाइट दो मीडिया की बाउंड्री पर बेंड होगी। यहाँ दो मीडिया एयर और ग्लास हैं। लाइट का इन दो मीडिया पर बेंड होने को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर लाइट बेंड हो रही है, ये सीधी नहीं जा रही। इन दो मीडियम्स को क्या कहा जाता है? उस मीडियम से जहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है उसे इंसिडेंट मीडियम कहते हैं, और मीडियम जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है उसे रिफ्रैक्टिव मीडियम कहते हैं। उसी तरह यहाँ भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम तक ट्रैवल कर रही है, ग्लास से एयर तक, और यहाँ भी ये एक एंगल पर इंसिडेंट है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट इस बाउंड्री पर बेंड होती है और एयर के माध्यम से ट्रैवल करती है, तो लाइट इन दो पॉइंट्स पर रिफ्रैक्ट होती है। चलिए इस सरफेस पर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। इस लाइन को नॉर्मल भी कहा जाता है। इस एंगल को क्या कहते हैं? इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसे लेटर आई से डिनोट किया जाता है। ये नॉर्मल के साथ एक इंसिडेंट रे के द्वारा बनाया गया एंगल है, और ये नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे के द्वारा बनाया गया एंगल है। इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहते हैं। अब शायद आपके पास तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? लाइट अपनी दिशा एक एंगल पर दूसरे मीडियम से प्रवेश करने पर क्यों बदल लेती है? इंसिडेंट लाइट को अपनी दिशा बदलने के लिए स्लांट क्यों होनी चाहिए? क्या रिफ्रैक्शन तब भी होगा अगर लाइट सरफेस से परपेंडिकुलर प्रवेश करे तो? हम इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको हमने देखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये लाइट का बेंड होना होता है जब वो ट्रैवल करे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। हमने पिछले वीडियो में आपसे ये पूछा था कि लाइट एक एंगल पर दूसरे मीडियम से प्रवेश करने के बाद अपनी दिशा क्यों बदल लेती है। चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। लाइट की दिशा में ये बदलाव उसके उस मीडियम में स्पीड के बदलाव के कारण आता है। जब लाइट दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो उसकी स्पीड में बदलाव आता है। मीडियम के आधार पर स्पीड बढ़ती या घटती है। नोट कीजिए कि जब हम ये कहते हैं कि स्पीड बढ़ती है तो इसका ये मतलब नहीं कि स्पीड इस वैल्यू से ज्यादा होगी जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है। जब लाइट एक एंगल पर ग्लास में प्रवेश करती है तो वो एयर के मुकाबले में कम स्पीड पर ट्रैवल करती है, और जब वो ग्लास से एयर तक जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड में इस चेंज के कारण लाइट की दिशा बदल जाती है। लेकिन क्या होगा अगर लाइट ग्लास में उसके सरफेस को परपेंडिकुलर प्रवेश करे? क्या इसकी स्पीड बदलेगी? जी हाँ, इसकी स्पीड बदलेगी, लेकिन इस बार वो बेंड नहीं होगी। जी हाँ, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे दोनों सेम दिशा में फैलती हैं। जब हम उस केस की बात करते हैं जिसमें लाइट एक एंगल पर प्रवेश करती है, तब वहां एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन के इस हिस्से को ऑब्जर्व कीजिए। इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रेस को ऑब्जर्व कीजिए। हम ये नोटिस करते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे के मुकाबले नॉर्मल की तरफ ज्यादा है। जब लाइट ग्लास में प्रवेश करती है, एयर द्वारा वो बेंड होती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और इस रिफ्रैक्शन से हम ये देख सकते हैं कि जब लाइट फिर से एयर में प्रवेश करती है वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब लाइट एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तक ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब लाइट एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से
एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम तक ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर मीडियम से हमारा क्या मतलब है? ऑप्टिकल मीडियम वो मीडियम है जिससे लाइट पास हो सकती है। क्योंकि दोनों एयर और ग्लास ट्रांसपेरेंट हैं, लाइट इनसे पास हो सकती है, तो दोनों ही ऑप्टिकल मीडियम्स हैं। रेयरर और डेंसर क्या है? अगर इंसिडेंट मीडियम की तुलना में रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है तो लाइट की स्पीड अधिक होगी, और जब इंसिडेंट मीडियम की तुलना में रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है तो लाइट की स्पीड कम होगी। नोट कीजिए कि दोनों केसेस में हम लाइट की स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं इंसिडेंट मीडियम में लाइट की स्पीड से। तो हम इससे क्या समझते हैं? हम इसे कैसे समराइज कर सकते हैं? जब लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तक ट्रैवल करती है उसकी स्पीड घट जाती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम तक ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है। अब जबकि ये क्लियर है, हम चाहते हैं कि आप दूसरा कॉन्सेप्ट समझें। अब ग्लास स्लैब के बजाय हमारे पास पानी है और मान लीजिए कि लाइट रे सेम ही दिशा में इंसिडेंट है। हम देख सकते हैं कि ये एंगल दोनों केसेस में सेम है। तो क्या इस केस में रिफ्रैक्टेड रे इस दिशा में ट्रैवल करेगी? दूसरे शब्दों में क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों केसेस में सेम होगा? नहीं, इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग होगा। असल में यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पिछले वाले से ज्यादा होगा। तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? हम कह सकते हैं कि लाइट रे की रिफ्रैक्शन मीडियम के मटेरियल पर निर्भर करती है जिस पे लाइट इंसिडेंट होती है। जी हाँ, लाइट रेज अलग अलग मात्रा में अलग अलग मटेरियल से रिफ्रैक्ट होगी। लेकिन रुकिए, हमारे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। उस केस की बात करते हैं जब लाइट एक एंगल पर प्रवेश करती है। स्पीड में बदलाव के कारण लाइट की दिशा में बदलाव कैसे आता है? और ये परपेंडिकुलर रे रिफ्रैक्शन के बाद अपनी दिशा क्यों नहीं बदलती? हम जानते हैं आप इनके आंसर्स जानने के लिए उत्सुक होंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट की ट्रांसमिशन होती है जिसमें लाइट जो ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है वो दो मीडिया की बाउंड्री पर बेंड होती है। हमने ये भी कहा था कि मीडियम में लाइट का बेंड होना उसकी स्पीड में बदलाव के कारण होता है। जब लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है उसकी स्पीड घट जाती है और वह नॉर्मल की ओर बेंड होता है। जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। फिगर में ऊपर दिया गया केस ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर मीडियम का है और जो केस नीचे है वो ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर मीडियम का है। स्पीड में बदलाव से लाइट की दिशा में बदलाव कैसे आता है? हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि हम इसे एनालॉजी की मदद से समझेंगे। तो कुछ मिनटों के लिए लाइट से संबंधित हमने आपसे जो भी कहा था उसे भूल जाइए और हम जो दिखाने वाले हैं उस पर ध्यान दें। ये एक शॉपिंग कार्ट है जिसके घूमने वाले पहिए हैं। मान लीजिए कि हम इस कार्ट को सड़क से घास पर लेकर जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम इसे पुश करेंगे या इस पर फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए कि हम इस पर पूरी यात्रा में एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं। चलिए देखते हैं कि जब हम इसे कंक्रीट सड़क से घास पर चलाते हैं तो क्या होता है। आप क्या देख सकते हैं? जैसे ही कार्ट के पहिए घास पर आते हैं तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। कार्ट की स्पीड कंक्रीट सड़क के मुकाबले में घास पर बहुत कम है और इस कम स्पीड का कारण स्पष्ट है। घास कंक्रीट की सड़क के मुकाबले कार्ट के मोशन को ज्यादा रेजिस्टेंस देता है। यहाँ हम कंक्रीट की सड़क को और घास को दो अलग अलग मीडिया मान सकते हैं जिससे कार्ट गुजरती है। नोट कीजिए कि दोनों ही मीडिया में कार्ट की दिशा समान है। हम लाइट को इसी तरह से सोच सकते हैं। ऐसा ही कुछ होता है जब लाइट परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तक। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लाइट के फ्लो को रेजिस्टेंस देता है और इसलिए इसकी स्पीड कम हो जाती है, हालांकि इसकी दिशा नहीं बदलती है। चलिए हमारे कार्ट वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या होगा जब कार्ट एक घास वाली सरफेस पर एक एंगल पर प्रवेश करती है। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब चलिए कार्ट को सड़क पर उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ले जाते हैं और हम मूवमेंट को बहुत ही आराम से देखेंगे। जैसे ही कार्ट घास की सरफेस पर इस एंगल पर प्रवेश करती है इसका राइट पहिया पहले प्रवेश करता है और जैसे ही ये यहाँ प्रवेश करती है ये धीमी हो जाती है। उस समय उसके पास वाला पहिया अभी भी कंक्रीट सड़क पर है और इसलिए वो ओरिजिनल स्पीड से चल रहा है। तो घास पर जो पहिया है वो दूसरे के मुकाबले में कुछ समय के लिए धीरे चलेगा। लेकिन चलिए सामने वाले दोनों पहियों पर ध्यान देते हैं। दोनों ही पहिए अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। क्योंकि लगाई हुई फोर्स स्थिर है तो ये कार्ट को राइट की ओर थोड़ा मोड़ देगी।
काट अपनी दिशा बदल देगी और उसी दिशा में चलती रहेगी, यानी कि दिशा बदल जाती है। चलिए अब हम सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। हम देख सकते हैं कि काट ने नॉर्मल की ओर टर्न ले लिया है। अगर सरफेस नहीं बदलती तो काट इसी दिशा में चलती रहती, लेकिन क्योंकि सरफेस बदल गई है, काट के मूवमेंट की दिशा भी बदल गई है। हम आपसे ये सब क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि लाइट के बेंड होने को हम इसी तरीके से सोच सकते हैं। जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के सरफेस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। बीम का वो हिस्सा जो ऑप्टिकल मीडियम में पहले प्रवेश करता है वो धीमा हो जाता है और पूरी बीम को नॉर्मल की दिशा में मोड़ देता है। अब चलिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, लाइट की दिशा कैसे बदलेगी जब वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तक प्रवेश करती है? क्या ये नॉर्मल की ओर या उससे दूर जाएगी? इस सवाल का जवाब देने के लिए चलिए काट वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। इस बार काट यहाँ घास पर है और कंक्रीट पैच की तरफ पुश की जा रही है। यहाँ क्या होगा? काट के मूवमेंट की दिशा कुछ इस तरह से बदलेगी, लेकिन क्यों? चलिए एनिमेशन को धीरे धीरे देखते हैं। जैसे ही काट अपनी मूवमेंट शुरू करती है, राइट पहिया बाउंड्री पर पहले पहुंचता है और कंक्रीट पैच में प्रवेश करने के बाद इसकी स्पीड बदल जाएगी। क्या ये बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? ये बढ़ जाएगी। ये इसलिए क्योंकि कंक्रीट की सड़क पर फ्रिक्शन कम है, तो अब ये पहिया ज्यादा स्पीड से चलेगा, लेकिन इसके पास वाला पहिया अभी भी घास पर धीमी स्पीड से चल रहा है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड में बदलाव के कारण काट इस दिशा की ओर मुड़ जाएगी। अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि इस केस में ये नॉर्मल से दूर जा रही है। अगर सरफेसेस सेम होते तो ये इस दिशा में जाती, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग हैं, काट की दिशा और स्पीड दोनों ही बदल जाते हैं। हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम तक प्रवेश करती हुई लाइट के लिए सेम एनालॉजी लगा सकते हैं। लाइट एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम से बहुत आसानी से आर पार हो सकती है एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के मुकाबले। ऐसे केसेस में इसकी दिशा रिफ्रैक्टिव मीडियम में नॉर्मल से दूर ही होगी। एक आखिरी सवाल जिसका जवाब आप जानते होंगे, क्या होगा अगर काट कंक्रीट पर कुछ ऐसे प्रवेश कर रही हो तो सरफेस को परपेंडिकुलर? जी हाँ, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन उसकी दिशा नहीं बदलेगी। तो अगर लाइट एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम में एक परपेंडिकुलर तरीके से प्रवेश करती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन उसकी दिशा नहीं बदलेगी। मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो क्यों बेंड होती है? ये लाइट की स्पीड में बदलाव के कारण होता है। इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब लाइट ऐसे मीडियम में एंटर करती है जो इंसिडेंट मीडियम से ऑप्टिकली ज्यादा डेंस होता है तो उसकी स्पीड घट जाती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। इसी तरह जब लाइट ऐसे मीडियम में एंटर करती है जो इंसिडेंट मीडियम से ऑप्टिकली कम डेंस होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो ये हमने अब तक पढ़ा है। चलिए अब देखते हैं कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि एक रिफ्रैक्टिव मीडियम किस हद तक लाइट की स्पीड और उसकी दिशा को बदलता है। हम इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझेंगे। आसान शब्दों में कहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव मीडियम में लाइट की स्पीड की तुलना करता है। जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करती है उसकी स्पीड बदल जाती है। मान लीजिए कि मीडियम 1 में उसकी स्पीड v1 है और मीडियम 2 में v2। अब हमें इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव मीडियम्स में लाइट की स्पीड की तुलना करनी है, तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 का रेशियो लेंगे। ये रेशियो हमें दोनों मीडियम्स में लाइट की स्पीड की तुलना करने में मदद करेगा, लेकिन इसे आप बहुत अच्छे से समझें। ये रेशियो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 की तुलना में क्या है ये बताता है। यहाँ मीडियम 1 इंसिडेंट मीडियम है और मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रिफ्रैक्टिव मीडियम के लिए होता है इंसिडेंट मीडियम की तुलना में। हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? इसे n लेटर से डिनोट करते हैं और बेस में 2 1 लिखते हैं। इसे ऐसे बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसे ऐसे लिखा जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि लाइट की स्पीड कितनी चेंज होती है मीडियम 2 में मीडियम 1 की तुलना में। क्या होगा अगर लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में ट्रैवल कर रही हो? इस केस में हम मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 की तुलना में ऐसे लिख सकते हैं, मीडियम 2 में लाइट की स्पीड और मीडियम 1 में लाइट की स्पीड का रेशियो। चलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पॉसिबल वैल्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला केस है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होता है और दूसरा केस जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम। लेकिन 1 के बराबर क्यों नहीं?
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर होगा, इसका मतलब लाइट की स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए ये 1 से या तो ज्यादा या तो 1 से कम ही होगा। चलिए केस 1 को समझते हैं, जब मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 की तुलना में 1 से ज्यादा है। इसका मतलब रेशियो V1 ओवर V2 1 से ज्यादा है, यानी कि लाइट की स्पीड मीडियम 1 की तुलना में मीडियम 2 में कम है। इसे अच्छे से समझें, लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल कर रही है, इसलिए हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं मीडियम 1 की तुलना में। हम N21 देख रहे हैं, ये V1 ओवर V2 के बराबर है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है, इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि V1 V2 से ज्यादा है, या यूं कहिए कि V2 V1 से कम है। इसका मतलब कि अगर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 की तुलना में 1 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि V2 V1 से कम है, या हम कह सकते हैं कि लाइट की स्पीड रिफ्रैक्टिव मीडियम में कम हो जाती है। इसका मतलब मीडियम 2 में एंटर होने वाली लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। चलिए इसे नंबर्स की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.31। इसका मतलब मीडियम 1 में लाइट की स्पीड 1.31 टाइम्स है मीडियम 2 की तुलना में, जो कि लगभग 30% ज्यादा है। तो लाइट की स्पीड मीडियम 2 में कम है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि अगर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 की तुलना में 1 से कम हो तो क्या होगा? जी हाँ, इसका मतलब न्यूमरेटर V1 डिनोमिनेटर V2 से कम होगा, या हम कह सकते हैं कि V2 V1 से ज्यादा होगा, यानी कि लाइट की स्पीड रिफ्रैक्टिव मीडियम में बढ़ जाती है और मीडियम 2 में एंटर होने के बाद लाइट नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो अब हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अलग वैल्यूज का क्या मतलब है। लेकिन चलिए एक स्पेशल केस की बात करते हैं, जब मीडियम 1 वैक्यूम होगा। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम की तुलना में होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। लेकिन हमें वैक्यूम में लाइट की स्पीड की वैल्यू पता है, और वो क्या है? लगभग 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड। इसके बारे में ऐसा क्या खास है? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम की तुलना में उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। उसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके बेस में रिफ्रैक्टिव मीडियम का नाम लिखते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव मीडियम पानी है तो उसे n और बेस में वाटर ऐसे लिखा जाता है। ज्यादातर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम की तुलना में ही होता है। ये रहा टेबल जो दर्शाता है कई मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज को वैक्यूम की तुलना में। आपने कुछ नोटिस किया? पहले तो ये कि सभी मटेरियल मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि लाइट की स्पीड वैक्यूम की तुलना में किसी भी मटेरियल मीडियम में कम होती है। दूसरा, ये हमें किसी भी दो मीडियम्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तुलना करने में मदद करता है। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब लाइट की स्पीड उसमें कम है। चलिए टेबल में से कोई भी दो मटेरियल मीडियम लेते हैं, जैसे कि डायमंड और आइस। हम देखते हैं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइस से बहुत ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? यह बताता है कि लाइट की स्पीड आइस की तुलना में डायमंड में ज्यादा घटती है। इसका मतलब आइस की तुलना में वैक्यूम से लाइट डायमंड की तरफ ज्यादा बेंड होती है। खैर, क्या आपको पता है कि दो मीडियम के एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रिलेशन होता है उनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के साथ? उस रिलेशन को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। हम इस लॉ को है जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के सरफेस पर इंसिडेंट होती है। एक ग्लास स्लैब को कंसिडर करते हैं और मान लेते हैं कि एक लाइट की पतली बीम उसके एक साइड पर इंसिडेंट होती है। लाइट की बीम ऑब्जेक्ट द्वारा पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है, पार्शियली रिफ्रैक्ट होती है और पार्शियली एब्जॉर्ब भी होती है। हमने पहले ही रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में डिस्कस किया है। क्या आपको वो लॉज याद हैं? पहला लॉ कहता है कि लाइट रे जो इंसिडेंट होती है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है जिससे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक समान होते हैं। और दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक प्लेन में होते हैं। रिफ्लेक्शन की तरह ही रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज हैं। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन लाइट की दिशा में बदलाव है जो उसकी स्पीड में बदलाव के कारण होता है जब लाइट दो मीडियम की बाउंड्री से गुजरती है। अगर इंसिडेंट मीडियम की तुलना में रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की ओर बेंड होगी, और अगर वह ऑप्टिकली रेयर है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। नोट कीजिए कि लाइट सरफेस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है। जब इंसिडेंट लाइट सरफेस को परपेंडिकुलर होती है तो वो अपनी दिशा नहीं बदलती। रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं, उनमें से पहला वाला और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ सेम है। मान लीजिए कि लाइट मीडियम 1 से दूसरे मीडियम 2 में ट्रैवल करती है जो मीडियम 1 से ऑप्टिकली डेंसर है, तो इसकी स्पीड मीडियम 2 में कम हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है।
रिफ्रैक्शन का पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल सभी सेम प्लेन में होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसे एक कागज पर ड्रॉ करें तो ये सभी कागज के प्लेन पर होंगे और ऐसे कागज के बाहर नहीं। दूसरे लॉ का क्या? दूसरे लॉ को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। स्नेल्स लॉ हमें इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन एंगल्स और रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द मीडिया के बीच का रिलेशन देता है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये बताता है कि रिफ्रैक्टिव मीडियम लाइट की स्पीड को किस हद तक बढ़ाएगा या घटाएगा। मैथमेटिकली ये इंसिडेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है। इसे n से डिनोट किया जाता है और बेस में जो दो नंबर्स हैं वो दो मीडियम्स हैं। हम इसे इस तरह पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट मीडियम 1, और v1 और v2 लाइट की स्पीड है मीडियम 1 और 2 में। हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस हद तक रिफ्रैक्टिव मीडियम में लाइट अपना डायरेक्शन बदलती है। ठीक है, तो चलिए अब स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। सरल शब्दों में यह हमें बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो सेकंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के बराबर है। अब राइट में जो टर्म्स हैं उनको देखिए। ये लाइट के एक कलर और दिए गए मीडिया के पेयर के लिए कांस्टेंट होता है। ये स्नेल्स लॉ का बेसिक आइडिया है और यहाँ अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम इसे समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि n21 का क्या मतलब होता है। ये इंसिडेंट मीडियम में लाइट की स्पीड और रिफ्रैक्टिव मीडियम में लाइट की स्पीड के रेशियो के समान है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइन I ओवर साइन R V1 ओवर V2 है। यहाँ एक और तरीका है इसे समझने का। हम इस रेशियो को मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में समझना चाहेंगे। अगर आपको याद हो तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के संबंध में एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एग्जाम्पल के लिए अगर रिफ्रैक्टिव मीडियम पानी है तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो क्या हम इस रेशियो को n1 और n2 के टर्म्स में ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम सिर्फ कुछ बेसिक मैथ यूज करते हैं। हम इस रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं जहां c वैक्यूम में लाइट की स्पीड है। जी हाँ, अगर आप इस रेशियो को सिंप्लीफाई करें तो हमें v1 ओवर v2 मिलता है। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसके बराबर है? जी हाँ, ये और कुछ नहीं लेकिन मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये एक दूसरा तरीका था स्नेल्स लॉ को समझने का। हम ये भी कह सकते हैं कि साइन I ओवर साइन R n2 ओवर n1 है, जहाँ n2 और n1 मीडिया 2 और 1 के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। आशा करते हैं कि यह आपको अच्छे से समझा होगा। चलिए एक नए पेज पर चलते हैं। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज थे। ये बताता है कि ये रेशियो कांस्टेंट है और ये मीडियम 2 और मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के बराबर है, और ये मीडियम 1 में लाइट की स्पीड और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड के रेशियो के भी बराबर है, और ये सेम है मीडियम 2 के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम 1 के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो से। चलिए इसी पर आधारित एक आसान एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 से एयर से ग्लास में एंटर करती है, तो ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी? इसे ध्यान से पढ़िए। हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया है जो 1.50 है। यहाँ एयर इंसिडेंट मीडियम है और ग्लास रिफ्रैक्टिव मीडियम है। चलिए एयर को मीडियम 1 लेते हैं और ग्लास को मीडियम 2 लेते हैं, तो n21 1.50 के बराबर है, लेकिन n21 किसके बराबर है? जी हाँ, ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 के बराबर है। यहाँ एयर में लाइट की स्पीड v1 है और ग्लास में लाइट की स्पीड v2 है, लेकिन हमें इन दो वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। हमें ग्लास में लाइट की स्पीड को ढूंढना है और उसके लिए हमें एयर में लाइट की स्पीड की जरूरत है। हम v2 को v1 ओवर 1.5 भी लिख सकते हैं। एयर में लाइट की स्पीड की वैल्यू वैक्यूम में लाइट की स्पीड के बहुत करीब है, इसलिए हम इसे एयर में लाइट की स्पीड की जगह में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैथ करने के बाद हमें ग्लास में लाइट की स्पीड 2 टाइम्स 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड मिलती है। यूनिट्स को मत भूलिएगा। हम देख सकते हैं कि ग्लास में लाइट की स्पीड कम है। हमारे अगले वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट ऑप्टिकल डिवाइस के बारे में बात करेंगे जो बहुत आम तौर पर यूज किया जाता है।